नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है। एक नए रूप में, एक नए अवतार में मैं आपके सामने हूँ विथ स्मार्ट बोर्ड। लंबे समय से मेरा प्रयास था कि स्मार्ट बोर्ड से मैं आपको पढ़ाऊँ। आज वो प्रयास सफल हो पाया है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे और इसके माध्यम से मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में आसानी होगी। यानी आने वाले दिनों में हम जो भी टॉपिक, चाहे वो जीएस हो, वो करंट अफेयर हो, जो भी टॉपिक हो, हम स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से एक स्मार्ट वे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो टाइम बर्बाद किए बिना हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। अभी हाल ही में जुलाई के महीने में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है और उसके तहत द्रौपदी मुर्मू जी नई राष्ट्रपति बनी है, 15वीं। तो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जो नई राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में। तो उनके बारे में जो भी फैक्ट एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्पस, एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम सभी पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और आपको प्रयास करना है कि नोट्स भी बनाना है ताकि लंबे समय तक आपको टॉपिक याद रहे। चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए तो पहला आपका क्वेश्चन, जो पहला आपका वो है प्रश्न, वो ये है कि देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, पहला आपका टॉपिक है द्रौपदी मुर्मू जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो वो हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आपका ये रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है शपथ ग्रहण समारोह में कौन से टॉपिक हैं, कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो निकालेंगे हम लोग कि शपथ कब हुई है, शपथ किसने दिलवाई है और कहाँ हुई है, सारी बातें। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी का सफ़र कैसा रहा है, इनका जन्म कब हुआ है, इनका राजनीतिक करियर कब शुरू हुआ है इसके संबंध में, और राष्ट्रपति कौन होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी, और इनकी शक्तियाँ। तो पहली होती है विधायी शक्ति, तो दूसरी होती है नियुक्ति संबंधी शक्ति, किसकी नियुक्ति करता है, और सैन्य शक्ति, किसका प्रमुख होता है, और क्षमादान शक्ति, किन किन मामलों में ये क्षमा दे सकते हैं। देखिए हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक छोटा सा, हम कोई टॉपिक समझना है तो उसके बारे में कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उसको आपको लिखने में आसानी होगी। तो विधायी, नियुक्ति, सैन्य शक्ति, क्षमादान, और अगला है आपातकालीन शक्तियाँ। तो इतनी शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद अगला आपका टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ेंगे। और अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में जो भी फैक्ट हैं हम सभी पढ़ने वाले हैं। आपको बस ध्यान से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। चलिए तो हमारा पहला टॉपिक है कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, चलिए देखिए, ये भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले की जनजातीय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रतिभा पाटिल जी के बाद, प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये दूसरी महिला है। पहली आदिवासी हैं, दूसरी महिला है। ठीक है, और भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, 15th है। ये 16वां चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, 16वां चुनाव, और ये 15वीं राष्ट्रपति। ऐसा क्यों है आगे समझेंगे। चलिए तो 15वीं राष्ट्रपति हैं, जनजातीय हैं और दूसरी महिला है। ये तीन फैक्ट किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से पढ़ना है। इनका संबंध उड़ीसा के मयूरभंज से है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से इनका संबंध है और संथाल जनजाति से है ये। ठीक है, तो वह उड़ीसा के मयूरभंज जिले से हैं और संथाल जनजाति से संबंधित है। अब देखें, गोंड, ये जो संथाल जनजाति है, तो गोंड और भील के बाद ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनका संबंध किससे है? संथाल जनजाति से है, जो कि गोंड और भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए तो इनका ये कौन से नंबर की है, और ये जनजातीय हैं, और ये दूसरी महिला हैं, और ये 15वीं राष्ट्रपति है। इनका संबंध किस जिले से है?
और इनका संबंध किस जनजाति से आपने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगला आपका टॉपिक है शपथ। अब देखें आप, जो शपथ समारोह हुआ है इसमें क्या हुआ, देखें आप। अब देखिए ये शपथ जो हो रही है ये केंद्रीय कक्ष में हो रही है और संसद भवन में, ठीक है। और देखें आप इसमें, ये आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, ये शपथ दिलवा रहे हैं किनको, द्रौपदी मुर्मू जी को। बस समझ में आ रही है। अब देखें, ये देखें, तो आपका टॉपिक है शपथ। तो श्रीमती मुर्मू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है 25 जुलाई को। ये जो समारोह हो रहा है ये 25 जुलाई को हुआ है और गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा जी ने इन्हें, तो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने उन्हें इस पद की शपथ दिलवाई। ये हैं आपके एन.वी. रमणा, ये खड़े हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, और ये है द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन्होंने इनको शपथ दिलवाई है। तो क्या राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो होता है मुख्य न्यायाधीश। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। दूसरा क्वेश्चन कि द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ किसने दिलवाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव कब हुए थे? चुनाव हुए थे 18 जुलाई को संपन्न हुए। तो 18 जुलाई को चुनाव संपन्न हुए और राष्ट्रपति पद के लिए यद्यपि यह 16वां चुनाव है, ठीक है, 15वीं व्यक्ति हैं ये, और ये 16वां चुनाव है। ठीक है, चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 21 जुलाई को मतगणना व इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए गए, ठीक है, और इसी दिन, तो देखिए 18 जुलाई को क्या हुआ था, इलेक्शन हुए, 21 को क्या हुआ, मतगणना हुई, और इसी दिन परिणाम भी आ गए, इसी दिन आपके जो परिणाम है घोषित हो गए, और 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ली है। तो 3 डेट हैं, आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है द्रौपदी मुर्मू जी का सफर कैसा रहा है। देखिए देखें इसको, इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ है 20 जून 1958 को। इनका जन्म हुआ है 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कब हुआ, 20 जून 1958। कहाँ हुआ था, ओडिशा के मयूरभंज में। इसके बाद देखेंगे तो 1979 से 83 तक ये सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट की भूमिका में रही हैं। इसके बाद देखें 94 से 97 तक ये ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, इन्होंने 94 से 97 तक ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब 97 में पहली बार चुनाव लड़ा, पार्षद बनी। इनका जो राजनीतिक करियर है वो कब शुरू हुआ था, 97 में। 97 में पार्षद बनने के साथ ही इन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। सन 2000 में विधानसभा चुनाव जीती और राज्य मंत्री पद प्राप्त किया। 2000 से 2004 तक ये उस पद पर रही। फिर 2004 में ये भाजपा की अजजा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी, मतलब कि अनुसूचित जनजातीय मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी। ठीक है, अजजा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी है। बात समझ में आ रही है, जनजातीय मोर्चा की। इसके बाद 2009 में रायरंगपुर से दूसरी बार विधायक बनी है। पहली बार कब बनी थी, 2000 में। इसके बाद कब बनी, 2009 में। बात क्लियर है आपको। इसके बाद 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल बनी है। 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल बनी। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि झारखंड की ये राज्यपाल कब बनी, और 2022 में पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ली है। ये बात क्लियर है आपको। ये सभी टॉपिक, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और इनके नोट्स भी आपको बनाते चलना है। अब राष्ट्रपति कौन होता है? देखिए, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख तथा भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, क्या होता है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख तथा भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेंस में, अगर पूछ लिया राष्ट्रपति, तो आपको ये आंसर लिख के आना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद निर्वाचन की बात करें तो संसद के इनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? क्वेश्चन ये है कि इनके निर्वाचन में
कौन भाग लेता है या इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए आप जरा समझें इसको कि संसद के दोनों सदनों के, देखो एक बार समझो, ठीक है, इनका निर्वाचन कैसे, तो संसद के दोनों सदनों के सांसदों और राज्य विधानसभाओं के तथा दिल्ली और पुदुचेरी किस किस के, दोनों सदनों के, यानी आपका जो लोकसभा है राज्यसभा है, तो दोनों सदनों के सांसद और प्लस, यानी कि प्लस दोनों सदनों के सांसद प्लस राज्य विधानसभाओं तथा प्लस, ठीक है, सांसदों और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक, संसद के दोनों सदन और दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत, निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा इनका निर्वाचन होता है। अब देखिए आगे नोट क्या है, एक नोट है, इसमें लिखा है लेकिन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य के मनोनीत तथा परिषदों के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और जो आपके विधानसभाओं के मनोनीत जिनका मनोनयन हुआ है वो इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भविष्य में कई बार पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं। पहली होती है विधायी शक्ति, इसमें क्या होता है, लोकसभा को विघटित करने की शक्ति इसमें मिल जाती है। ये बात क्लियर है आप उसको, अगर लोकसभा को लगता है कि भाई इसका समय आ गया है विघटन का, तो इनको शक्ति मिलती है, इसको शक्ति होती है। किसी विधेयक को पारित करने के लिए अंतिम सहमति, जब कोई बिल संसद में पेश होता है तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो एक्ट बनता है, कानून बनता है। तो किसी विधेयक को पारित करने के लिए अंतिम सहमति राष्ट्रपति ही देता है। जब संसद सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कोई ऐसा विषय हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर अध्यादेश, जिस पर बिल आना जरूरी है, जिस पर कानून बनना जरूरी है, तो ऐसे में, और जब दोनों सत्र संसद में ना हो तो ऐसे में राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी करे और उस कानून को बनाए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा विषय है जिसमें राष्ट्रपति सोचते हैं कि दोनों सदनों को बैठकर इस पर डिस्कशन करना चाहिए, तो ऐसे में संयुक्त बैठक का प्रस्ताव भी है, शक्ति है उनके पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल और अन्य देशों के राजदूत और महान्यायवादी आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस किस की करते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो अगले न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, राज्य के राज्यपाल, अन्य देशों के राजदूत, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सैन्य शक्तियाँ। तो सभी भारतीय सेनाओं का प्रमुख होता है, मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी यही करता है। सभी भारतीय सेनाओं का प्रमुख होता है और इनके जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी यही करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना हो, भाई लगता है कि भाई अब यह समय आ गया युद्ध करना है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगा, उसकी सलाह पर किसी भी देश के साथ में युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है, और अगर करता है या शांति स्थापित करने की भी शक्ति राष्ट्रपति, या तो युद्ध या शांति दोनों ही मामले में पावर राष्ट्रपति के पास होगा। अन्य देशों के साथ संधियां उसके नाम पर हस्ताक्षरित की जाती हैं। अगर भारत किसी देश के साथ संधि कर रहा है तो उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का ही होगा। बात क्लियर होगा, या उनके नाम से ही वो संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72। तो 72 अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान किया गया है। उन मामलों में क्षमादान दे सकता है जिनमें सजा केंद्रीय विधियों, यानी जो कानून केंद्र द्वारा बनाए गए हैं, जो केंद्रीय विधियां हैं, अगर उनके खिलाफ किसी ने अपराध किया है तो उस पर अगर
ठीक है, तो उन मामलों में क्षमादान दे सकता है जिनमें सजा केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए दी गई हो। बात समझ में आ रही है? क्षमादान कब होगा? जब अपराध केंद्रीय विधियों के विरुद्ध होगा। बात समझ में आ रही है? तो उन्हीं केस में क्षमादान होगा। अगला है सैन्य न्यायालयों में दी गई हो, है ना, अगर कोई सजा हो तो अगर सैन्य न्यायालयों में दी गई हो तब उसको क्षमादान देने की शक्ति है। इसके बाद या दंड का स्वरूप प्राणदंड हो, ठीक है, या दंड का स्वरूप प्राणदंड हो तभी उसको ये अधिकार है, शक्ति है राष्ट्रपति को कि उनको क्षमादान दे सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपातकालीन शक्तियाँ। इसमें क्या है देखें, 352, 356, 360 अनुच्छेद जो है के तहत 3 प्रकार की आपात स्थितियां का कर सकते हैं, का पावर राष्ट्रपति के पास होता है। ये होती है राष्ट्रीय, ये होती है आपकी राज्य, और ये होती है वित्तीय। इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, 352, 356 ही का प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली भारत में आपातकालीन स्थिति में आपात स्थितियों में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है 352, 356 और 360 के तहत। बात समझ में आ रही है? तो राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के समय अलग अलग राज्यों या पूरे देश पर शासन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए अगला है महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है देखें। देखें इसमें पहला आपका है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वह लगातार 2 कार्यकाल तक इन्होंने सेवा दी है। लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, पहले राष्ट्रपति हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 1950 से 1962। बात क्लियर है? चलिए आगे है जाकिर हुसैन। ये कौन है? जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, 3rd नंबर के थे और पहले मुस्लिम थे। वह भारत के सबसे कम समय तक यानी 2 वर्षों से कम समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं। ये तीसरे नंबर के हैं, तीसरे राष्ट्रपति हैं, पहले मुस्लिम हैं और सबसे कम समय तक इन्होंने सेवा दी है एज अ राष्ट्रपति। अब तक 2 राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु उनकी हुई है। ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है। कौन कौन से हैं? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। बात समझ में आ रही है? ये तीसरे हैं, ये 5वें हैं। ठीक, चलिए अगला है। जब 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तब उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे या कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे? तो आंसर होगा वीवी गिरी। बस समझ में आ रही है? ये उस समय उपराष्ट्रपति थे। और इसके तुरंत बाद वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया और तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त यानी जुलाई से अगस्त 1969 में तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह। इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भैया। कौन कौन से हैं देख लो जरा फटाफट। कौन कौन से देखें? पहला आपका है अनुच्छेद 52। इसमें क्या दिया हुआ है? भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्तियां इनमें निहित होंगी।
72 अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति की समाधान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, भाई क्षमादान है वो भी, और माफ़ी अथवा कम कर देना, दंड को कम करना, दंड को समाप्त करना, या आपको जो मृत्यु दंड है उसे देना, उसको भी क्षमादान, उसको भी माफ़ करना। इस प्रकार से 3 पावर इनके पास होते हैं। अनुच्छेद 74 की बात करें तो मंत्री परिषद की इसमें बात की गई है, मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है। तो मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान होगा। मंत्री परिषद बेसिकली राष्ट्रपति को सपोर्ट करेगी, उनको परामर्श देगी, इसके लिए इसका गठन किया गया है। 85 की बात करें तो संसद के सत्र और सत्रावसान तथा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। और अनुच्छेद 111 की बात करें तो संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना होगा। जो संसद में बिल पेश होंगे, विधेयक पेश होंगे, तो उनमें सहमति इस अनुच्छेद के माध्यम से दी जाती है। और अनुच्छेद 112 जो बजट पेश होता है संसद में, उससे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। बजट कोई शब्द नहीं है संविधान में, उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है संविधान में, ठीक है। बजट को बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 123 जो अनुच्छेद है यह है अध्यादेश। जब दोनों सदन सत्र में ना हो तब ऐसे मौके पर राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। अगर कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा विधेयक हो, कोई ऐसा बिल हो, या कोई ऐसा मुद्दा हो, कोई ऐसा बहुत इमरजेंसी हो, तभी ऐसे मौके पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और जब दोनों सदन सत्र में आते हैं तब उनमें उस विषय पे बहस होती है, उस बिल पे बहस होती है और पूरी विधि विधान से उसको लागू किया जाता है। इसके बाद 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 52, 53, 72, 74, 85, 111, 112, 123 और 143 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी हैं लेकिन अभी इतने ही इंपॉर्टेंट है। चल, इसके बाद आपका अगला है कि पूर्व राष्ट्रपति, अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहले से आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार रहे हैं, इसलिए ये चुनाव 16वां है और व्यक्ति हैं 15वीं, क्योंकि 2 बार ये रह लिए हैं। अब जो व्यक्ति होंगे वो एक कम होगा उसमें से, ठीक है। तो 16वां चुनाव है, 15वें व्यक्ति हैं। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। चलिए, तो पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इनका चुनाव हुआ था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962, ठीक है। ये डेट भी आपको एग्जाम में आ सकती है, पक्की बात है। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे हैं। इसके बाद आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके बाद आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 62 से 67 तक रहे हैं। इसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन उसके बाद बनते हैं। इनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो 67 से 69 रहे हैं। 2 साल से भी कम समय इन्होंने शासन किया है, ठीक है, काफ़ी कम, सबसे कम समय इन्होंने। इसके बाद है श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी। ये जाकिर हुसैन के बाद बने थे 1969 से 74। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जाकिर हुसैन के बाद कौन राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए वेंकटगिरी। इसके बाद है डॉक्टर 5th हैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। तो इनका समयकाल था 74 से 77, 74 से 77 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद देखेंगे आते हैं श्री नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध ये चुने गए थे। इसके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्री आर वेंकट रमणा, किसके बाद आते हैं ये? ज्ञानी जेल सिंह के बाद। इसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका समय था 92 से 97। फिर आते हैं श्री KR नारायण, ठीक। फिर आते हैं डॉक्टर APJ। अब देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका शासन कब से कब तक था? इनका शासन था 2 से 7,
2000 से 2007 तक इन्होंने शासन किया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अब्दुल कलाम ने कब से कब तक शासन किया और इसके बाद कौन बना। इसके बाद बने हैं प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो एपीजे अब्दुल कलाम के पहले कौन थे, के आर नारायण, इनके बाद बने हैं अब्दुल कलाम, इनके बाद बने हैं प्रतिभा पाटिल। तो कई बार आपसे कर्म पूछते हैं कि इनके पहले कौन थे, इनके बाद कौन है, ठीक है। तो के आर नारायण इनके पहले थे, इसके बाद थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बात क्लियर है। इसके बाद बनते हैं श्री प्रणब मुखर्जी, कब से कब तक रहे ये, 2012 से 17 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद बनते हैं 17 से 22, कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो इन्होंने इनका समय काल रहा है 25 जुलाई 17 से अब तक। और अब कौन बन गई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि ये आपके जो ये 14th हैं और जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15th है। इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रपति को पढ़ा है। राष्ट्रपति के संबंध में जो भी फैक्ट वर्तमान में थे और जो पहले के इतिहास, पहले के फैक्ट थे, हमने सभी पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब काफ़ी स्पीड से आपके लिए मैं टॉपिक लेके आऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, आगे भी आएगा। बस अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।